हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और ये कंपनी है जो कि एचआर मैनेजमेंट का काम करती है। तो ये कंपनी जो है काफ़ी सारी जो कंपनीज होती हैं उनको एचआर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट चाहे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो जो काफ़ी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंपनीज को एचआर डिपार्टमेंट में फॉलो करनी पड़ती हैं, वो सारा काम ये पर्टिकुलर कंपनी उनको करती है और ये सर्विस उन कंपनियों को ये प्रोवाइड करती है। ऐसी एक कंपनी जिसका नाम है वाइट फोर्स, इसका जो आईपीओ है 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 76 का इस कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 24 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है और सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। कंपनी के जो मालिक लोग अब तक थे 84% मालिकाना हक उनका कंपनी में था। आफ्टर द आईपीओ 61% रह जाने वाला है। सो काइंड ऑफ लिटिल नेगेटिव ओवर हियर कि 60% काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं एसएमई कंपनी के हिसाब से, बिकॉज कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू लगाई गई है वो लगभग यहाँ पर 90 करोड़ 88 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगाई गई है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है, इसका जो आईपीओ है कंपनी का, वो कौन लेके आ रहे हैं? कॉर्प विज एडवाइजर्स लिमिटेड। तो इनको एक बार देख लेते हैं। राइट। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनका 2025 में तो कोई आईपीओ नहीं आया हुआ। 2024 के अंदर में जो इनके आईपीओ आए हुए हैं उनके जो लिस्टिंग गेन्स मिले हैं, जबकि 2024 के अंदर में तो बहुत भयंकर बूम था, उस वक्त भी जो इनके आईपीओ आए हुए हैं उनकी कुछ खास परफॉर्मेंस या लिस्टिंग गेन नहीं मिले थे। और आज भी परफॉर्मेंस को अगर चेक करते हैं तो कुछ एक आईपीओ के अंदर परफॉर्मेंस ठीक देखने को मिल रही है, बाकी ज़्यादा ठीक नहीं देखने को मिल रही है। सो एडवाइज़र ठीक है और ये मेन बोर्ड आईपीओज भी लेके आए हुए हैं। सो ये इनका जो नाम है वो भी मार्केट में ठीक ठाक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी में कंपनी क्या क्या बोल रही है, उनको भी एक बार चीज़ों को देख लेते हैं। राइट। तो कंपनी जितना भी पैसा उठ रहा है इसमें सारा सारा का जो पैसा है वो सारा वर्किंग कैपिटल में लगाने वाली है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, कंपनी जो काम प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम करती है और कंपनी खुद के एम्प्लॉयज़ हैं जिसके थ्रू ये कंपनी दूसरे लोगों को सुविधा प्रोवाइड करती है, तो ये वर्किंग कैपिटल में ही पैसा लगाएगी मेनली। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, उनका नाम है नलिनी राजपाल एंड श्रद्धा राजपाल। ये इनके पास में अच्छा खासा स्टेक आफ्टर दी आईपीओ भी रह जाने वाला है। पब्लिक के पास में भी होल्डिंग है कंपनी की, यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी पे कोई केस वेस का कोई लफड़ा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आज के दिन कंपनी की जो शुरुआत है 2017 के अंदर में हुई थी और उसके बाद में इन्होंने जो ये सारे माइलस्टोन जो हैं अचीव किए हैं। एंड अब आज के दिन देखते हैं तो कंपनी कोई होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स कुछ भी नहीं है। पूनम राजपाल जो इस कंपनी की आज के दिन मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी किसी भी और कंपनी के अंदर में डायरेक्टरशिप नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ के, जो ये वाइट फोर्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो इनकी दूसरी कंपनी है, ग्रुप कंपनी जिसको मान सकते हैं हम लोग। बाकी अलावा इनके कोई भी वो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पूनम राजपाल एंड दीपिका ओंदेला, इनके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जिस पर्टिकुलर कंपनी में ये काम करते हैं एंड जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में आज के दिन काम कर रहे हैं उसके अंदर में इनका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इतना ज़्यादा खास तो नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक ठाक नॉर्मल एक्सपीरियंस है। कुछ मतलब बड़ी मछली इनको आराम से खा सकती है, ऐसा इतना एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट यहाँ पर 2.5 लाख की कंपनी की ये जो मंथली सैलरी उठा रहे हैं आज के दिन। कंपनी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है ये बाय इन द नेम ऑफ द कंपनी है। बाकी जो प्रॉपर्टीज जो कंपनी के काम में आ रहे हैं बिजनेस पर्पस, वो रेंट के ऊपर में। वाइट फोर्स जो लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड है एंड टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 65 रेवेन्यू आ रहा है। दैट मीन्स कंपनी का कस्टमर बेस भी ठीक ठाक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 142 एम्प्लॉयज आज के दिन काम कर रहे हैं, मेनली रिक्रूटमेंट और एचआर टीम में काम कर रहे हैं। बिकॉज कंपनी की सबसे बड़ी इशू यही है कि हमको भाई इस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए जिसका ये क्वालिफिकेशन है, अब हमको ढूंढ के ला के दो। तो इनके पास में भी उसी में सबसे ज़्यादा का एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। बाकी आईटी टीम में भी ठीक लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस में भी हैं और अकाउंट्स टीम में भी एम्प्लॉयज़ है। सो क्योंकि सैलरी वगैरह पे करना और वो जो मैनेजमेंट है वो भी एचआर टीम ही देखती है, तो वो भी काफ़ी सारी कंपनियों का ये कंपनी ही देख रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये इनका कौन कौन से मेनली काम होते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। मेन सबसे बड़ा काम है एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग। नेक्स्ट ये ऑनबोर्डिंग कैसे की जाती है कंपनी जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी, और यहाँ पर देखना कंपनी के जो आज के दिन एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन सी इंडस्ट्री से आज के दिन आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो पीएसयू सरकारी कंपनियाँ से एक बहुत अच्छे खासे क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरे आईटी जो सर्विसेज है वहाँ से सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तीसरा लॉजिस्टिक्स, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में जो एम्प्लॉयज़ होता है उनका एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ लॉजिस्टिक कंपनियों को जो डिलीवरी वाले बॉयज़ होते हैं उनको हायर करने में बहुत इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि वो जल्दी छोड़ के जाते हैं, फिर नया चाहिए। तो इस टाइप की कंपनियों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में इनकी जो मेनली इन इन सेक्टर्स के अंदर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कौन से पर्टिकुलर स्टेट से सबसे ज़्यादा है, तो कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और हरियाणा हो गया। इन स्टेट से सबसे ज़्यादा है हरियाणा, बिकॉज गुड़गांव गुड़गांव वहाँ पे मल्टी सिटी और वहाँ पे अगेन डिलीवरी लॉजिस्टिक्स। मध्य प्रदेश अगेन वहाँ पर है, कर्नाटका बेंगलुरु। नेक्स्ट यहाँ महाराष्ट्र भी होना चाहिए था, पर महाराष्ट्र में इनकी अप्रोच आज के दिन नहीं है ज़्यादातर। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रिपीटेड कस्टमर्स हैं उनका रेशियो ठीक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लोग चेक करते हैं तो पिछले साल यहाँ पे इतने थे रिपीट कस्टमर्स और नए इतने आए, इस साल रिपीट कस्टमर्स इतने थे और नए इतने आ गए। राइट, तो रिपीटेशन वाले कस्टमर से रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा आ रहा है, बाकी नए कस्टमर्स भी बहुत अच्छे खासे तरीके से आ रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर देखिए नए कस्टमर्स 258 आए थे 2024 में, यहाँ पर रिपीटेशन के अंदर में 185 ही रहे। तो पुराने सालों के भी कस्टमर्स रहे होंगे, तो यहाँ पर जो रिपीटेशन है, जो रेशियो है, वो ठीक ठाक है, इतना कुछ आउटस्टैंडिंग हम उसको नहीं बोल सकते। तो जो इनकी एचआर सर्विसेज या कोई भी सर्विसेज यूज़ कर रहा है उसमें वो नहीं है। तो अब खैर इसका अगर ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि कई जो होते हैं दूसरे रूट से चले जाते हैं, कई बार ये महंगे लगते हैं उनको, तो वो अलग चीज़ें भी है यहाँ पर। और मार्केट में कंपटीशन भी तो काफ़ी ज़्यादा है, कई अपना खुद का सेटअप भी कर लेते हैं कि यार हमें इनसे नहीं हायर करवाना, हमें खुद का एक बंदे को बोल दे कि वो हायर कर लेगा, वो सर्विसेज भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिला कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें अच्छा खासा 40% के आसपास में गवर्नमेंट से आ रहा है रेवेन्यू इस साल, और यहाँ पर प्राइवेट से भी ठीक ठाक यहाँ पर रेवेन्यू आया है। सो गवर्नमेंट कंपनियां भी इनको अच्छा खासा मान रही है। दूसरा कंपनी अगर हम लोग आरएचपी को चेक करते हैं तो वहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ लेट मी शो इट टू यू। तो उस चीज़ में हम लोग देखेंगे नहीं, ये बैलेंस शीट है कंपनी की टोटल, और उसमें टोटल पैसा कंपनी में लगा हुआ है 40 करोड़ रुपए के आसपास में। पर जबकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर में जो पैसा काम आ रहा है, काम आने वाला जो पैसा लगा हुआ है, वो लगभग 20 से भी कम करोड़ रुपए लगे हुए हैं, लगभग 17-18 करोड़ रुपए के आसपास में ही लगे हुए हैं जो कंपनी के काम आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ये पैसा उधारी का है, सीधी सी बात है। दूसरा ये पैसा अभी आया नहीं है, तो इस पैसे को तो माइनस कर दो, क्योंकि ये तो आएगा, आते ही चला जाएगा। तो ये तो कंपनी किसी काम आ नहीं रहा है। तो लगभग कंपनी के अंदर में 17-18 करोड़ रुपए ही कंपनी में आज के दिन काम आने वाला पैसा लगा हुआ है, बाकी सारा पैसा अटका हुआ है। नेक्स्ट वो सिर्फ बैलेंस शीट की साइज बढ़ा रहा है। दूसरा चीज़, कंपनी में जितने पैसे लगे हुए उसमें से 13 करोड़ रुपए ही कंपनी वालों के लगे हुए हैं या फिर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ, तो यही नेटवर्थ है कंपनी की। बाकी जो आज कंपनी की वैल्यू लगाई गई है वो 90 करोड़ के आसपास में लगाई गई है। तो यहाँ पे जो टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स जो लगाई गई है वैल्यू, वो 8 टाइम्स के आसपास में लगाई गई है। दैट्स अगेन वेरी हाई जो वैल्यू है वो लगाई गई है। तीसरी चीज़ यहाँ पर अगर एक चीज़ और दिखाने को आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक टर्म मिलता है, दैट इज़ दिस वन अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक चीज़, दिस इज 11-11.5 करोड़ रुपया। तो ये पैसा कहाँ अटका हुआ है? तो यहाँ पर देखने वाला सैलरी पेएबल। तो दैट मीन्स कंपनी ने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे नहीं कर पा रही है। तो बेचारी कहाँ से पे कर पाएगी? बिकॉज कंपनी काम तो कर दे रही है बट पैसा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स 23 करोड़ रुपए का अटका हुआ है। पिछले साल 15 करोड़ का था, 23 करोड़ रुपए का इस बार फिर अटक गया है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म एडवांस भी कंपनी ने पे करा है, कैश बचा हुआ नहीं है। तो भाई जो कंपनी है वो सैलरी पे अपने एम्प्लॉयज़ की नहीं कर पा रही है, अटका हुआ है, अटका रखा है उन्होंने। अब नेक्स्ट अब यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, अगर कई बार क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल्स हाई हो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेट प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशन अच्छे खासे तरीके से चलते रहते हैं, कंपनी ग्रो भी करती रहती है। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज अगेन हियर इज दिस की कंपनी का रेवेन्यू तो ठीक ठाक रेवेन्यू जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, बट कॉस्ट ऑफ सर्विस कंज्यूम्ड जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5-6 करोड़ के आसपास में ही निकल पा रहा है, और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए से बढ़ जा रहे हैं। तो कंपनी के पास में पीछे जो पैसा है एज इन कैश प्रॉफिट वो नहीं बच रहा है, उसी की वजह से कंपनी को सैलरी भी रोकनी पड़ रही है। बिकॉज जो पैसा आएगा तो सर्विसेज में चला जाएगा और बाद में सैलरी के लिए पैसा बच नहीं रहा है, तो वो फिर पेएबल्स में रह जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है कंपनी को, अगेन फिर से इश्यू खड़ा हो जाता है। कैश फ्लो की बात करते हैं तो इस सभी कंपनी के अंदर में यूजुअली जब ये जो मैंने ऊपर इश्यू जो डिस्कस किए पैसा नहीं आता तो उसमें कैश फ्लो जो होता है वो नेगेटिव ही देखने को मिलता है, और वही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल व्यू जो कंपनी के बारे में मिला, जो जिस टाइप का कंपनी काम कर रही है आज के दिन, वो काम तो काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर के अंदर में उसके बने रहने की उम्मीद है। बट प्रॉब्लम ये है कि आने वाले टाइम के अंदर में एम्प्लॉय जो एचआर मैनेजमेंट का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा कुछ बड़ी कंपनियों के पास में, बिकॉज उनका खर्चा कम होगा तो वो बहुत सस्ते में सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। तो छोटी मोटी जो कंपनी इनको बड़ी वेल खा जाएगी, जिनके पास में एक्सपीरियंस भी कम है आज के दिन। तो ये थोड़ा इशू इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के है मेरा।
साथ में लॉन्ग टर्म का व्यू इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी अगर देखते हैं तो कंपनी का जो सैलरी को देखते हुए, साथ में ही ट्रेड रिसीवेबल्स को देखते हुए, वो जो मीटर्स हैं उनको देखते हुए कंपनी का शॉर्ट टर्म का व्यू भी कम ही मिल रहा है। और साथ में कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ है उस हिसाब से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो भी कुछ खास निकल के नहीं आ रही है। आज के दिन अगर फिर भी हम लोग पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, तो जो वैल्यू है यहाँ पर लगाई गई है इस पर्टिकुलर पूरी कंपनी की 90 करोड़, और जो कंपनी के पैसा कमा रही है ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास हम मान के चल लेते हैं अगर हम लोग बाकी चीज़ों को हटा दें। तो 5 करोड़ के हिसाब से इनकी जो वैल्यू है वो लगभग कितनी 18 के आसपास की। सो 18 को अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में कंपेयर करते हैं, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट जो सिमिलर सा ही काम करती है, तो यहाँ पर 38 की है। सो इस चीज़ को अगर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल सैलरी वाला इश्यू और जो तो फिर कंपनी ने यहाँ पर कमाई के हिसाब से वैल्यू ठीक लगाई। तो इस वजह से अगर हवा बन सकती है तो आपको लिस्टिंग गेन जो है वो मिल सकता है यहाँ पर, इस कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो। दूसरी चीज़, इनका पीबी रेशियो जो है 1.7 का, और उनका जो पीबी रेशियो है आफ्टर दी आईपीओ, यहाँ पर पैसा कितना उठा रही है, लगभग अराउंड 24 सीआर, और 20 मान लो, और नेटवर्थ है 12 की, तो लगभग कितना हो जाएगा 32, 32 के हिसाब से 3 का पीबी रेशियो बनता है, 3 के आसपास का बनता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, कहाँ गया कंपेरिजन, 1.77। सो ऑटोमेटिकली कंपनी ने पीबी रेशियो के हिसाब से वैल्यू ज़्यादा लगाई है। सो कंपनी में नेटवर्थ नहीं है, आज के दिन जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू नहीं है। यह है कि कंपनी के जो अर्निंग है, अर्निंग के हिसाब से हम पैसा लगा रहे हैं, जो कि अर्निंग के हिसाब से पैसा लिस्टिंग में मिल जाता है। फिर उसके बाद में जो कंपनी की वैल्यू निकल के आती है वो पूरी ओवरऑल वर्थ के हिसाब से निकल के आती है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट पॉजिटिव इन दिस कंपनी, बट कंपेरिजन वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी को लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीदें हैं, बिकॉज ऑफ द कंपनी जो कमाई है वो थोड़ा ठीक कर रही है। बाकी उस कमाई के बारे में मेरे काफ़ी सवाल हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। सो मेरा इस पर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है। तो अगर जीएमपी अगर इसका कंपनी का ठीक रहता है, मोर देन अगर 20-30% रहता है, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी फाइनल डिसीजन बनाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही फाइनल डिसीजन बनाएं बाइंग एंड सेलिंग का। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।